नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का। भारत के भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय रहेगा। भारत के सामान्य परिचय में सबसे प्रथम पहले हम भारत की संपूर्ण संसार में स्थिति देखते हैं। और किसी भी देश की स्थिति को ज्ञात करने के लिए आपको दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है, एक अक्षांश और दूसरी देशांतर। उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति को ढूंढने से पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान में अक्षांश और देशांतर का देते हुए आगे आपके साथ चलूंगा। तो सबसे पहले बात करें तो ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक आड़ी वाली और एक खड़ी वाली। अब ये जो आड़ी वाली रेखाएं होती हैं आपके, इनमें से अगर बीचों बीच से मैं रेखा खींच देता हूं तो इसका मान कितना है, तो 0 डिग्री इसका मान है। इसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। और इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के द्वारा संपूर्ण संसार को दो पार्टों में बांट दिया, आधा ऊपर और आधा नीचे। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जीरो से लेकर आप रेखाएं खींचते चलोगे और खींचते खींचते आप ऊपर कितने डिग्री तक आ जाओगे, तो 90 डिग्री तक आ जाओगे। इसी प्रकार यहाँ से दक्षिण की ओर आप रेखाएं खींचते चलोगे और आप कहाँ तक चले जाओगे, तो 90 डिग्री तक यहाँ चले जाओगे। इस विषुवत रेखा के ऊपर वाली सभी रेखाओं को तो हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और इसकी अगर कोई नीचे रेखा है तो वो आपके कहलाएगी दक्षिणी अक्षांश। अगर कोई देश इस विषुवत रेखा के ऊपर है तो हम कहेंगे कि वो उत्तरी गोलार्ध में है, और यदि इसके नीचे है तो कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध में हैं। साथ ही साथ अक्षांश रेखाएं किसी देश की जलवायु को भी प्रभावित करेंगी। तापमान की प्राप्ति, सूर्य ताप की प्राप्ति भी अक्षांश रेखाओं से प्रभावित होती है। अब यहाँ हम हमारे भारत की बात करते हैं। तो हमारा भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ से शुरू होता है, कभी आपसे पूछा जाए तो हमारा भारत शुरू होता है मुख्यतः 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है। और यहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, तो हमारा भारत जाता है 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। तो यहाँ एक चीज तो आपको ये याद करना है कि अक्षांशीय दृष्टि से हमारा भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। बात करते हैं देशांतरों की, तो ये जो खड़ी वाली रेखाएं ये देशांतर कहलाती हैं। और इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जो हमने रेखा खींची उसे हम 0 डिग्री मानते हुए इसे प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और इसके द्वारा भी ग्लोब के दो पार्ट किए गए। इधर वाला पार्ट जो है ये कहलाएगा आपके पश्चिमी गोलार्ध, और इसके इधर वाला पार्ट जो है ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश रेखाओं की जब मैंने आपसे बात की तो ये 0 से लेके कहाँ तक चली गई थी, तो आप सबने बताया था कि अक्षांश रेखाएं जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, तो 90 डिग्री तक जाती हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि किसी स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति क्या बन सकती है। तो यहाँ दो चीजें उसमें याद करनी है। पहला तो अक्षांश का मान, अक्षांश का मान 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि अक्षांश या तो हो सकती है उत्तरी और या हो सकती है दक्षिणी। अगर कोई आपसे पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, गलत होगा। तो अक्षांशीय लोकेशन सही क्या बन सकती है किसी भी स्थान की, तो दो चीजें आपको याद करनी है कि मान इसके बीच में होना चाहिए और दिशा उसके साथ या तो उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश लिखा होना चाहिए, वो उसकी सही स्थिति बन सकती है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के काल्पनिक प्रश्न भी आते हैं। अब आते हैं हम देशांतर पे। अगर यही प्रश्न मैं देशांतर में आपसे पूछता हूं कि किसी स्थान की सही देशांतरीय स्थिति क्या बन सकती है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि देशांतर का मान जो है 0 डिग्री से लेके कितने डिग्री तक जाता है, 180 डिग्री तक जाता है। और देशांतर के साथ या तो बेटा आपको लिखा हुआ मिलेगा ईस्ट या मिलेगा आपको वेस्ट, यानी कि पूर्वी या
पश्चिमी देशांतर। तो अगर कभी अक्षांश और देशांतर के बारे में इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मेरे हिसाब से अब आप उसको हमेशा सही करोगे। देशांतर का मान इसके बीच होना चाहिए। दिशा या तो पूर्वी हो सकती है या पश्चिमी हो सकती है। अगर हम बात करें तो इस 0 डिग्री से आपके पश्चिमी गोलार्ध में आप कितने डिग्री तक जाओगे, 180 डिग्री तक, और इधर भी कितने डिग्री तक जाओगे, तो 180 तक जाओगे। अब बात करता हूं मैं मेरे भारत की। तो भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का देशांतर कहाँ से शुरू होता है, तो 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से तो शुरू होता है, और यहाँ से लेके हम कहाँ तक चले जाते हैं, तो 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक चले जाते हैं। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि अक्षांश की दृष्टि से तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टि से हमारा भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में होगा, तो पूर्वी गोलार्ध में होगा। संसार के मानचित्र में आप इस स्थिति को देख सकते हैं। अगर संसार के मानचित्र की मैं बात करूं तो यहाँ से आपकी ये आड़ी रेखा जो जा रही है ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है। इसके ऊपर वाला पूरा पार्ट जो है आपके ये उत्तरी गोलार्ध है, और इसके नीचे वाला पार्ट जो है आपके ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। फिर मैंने आपसे कहा कि ये तो अक्षांश की दृष्टि से हो गया। फिर कहा मैंने आपसे कि अगर हम बात कर लें देशांतर की तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर ये रेखा आपकी जा रही है। इसके इधर वाला पार्ट जो है ये आपके पश्चिमी गोलार्ध है, और इधर वाला पार्ट जो है ये आपके पूर्वी गोलार्ध है। तो अब हम हमारे भारत की बात करते हैं संसार में। तो संसार में हमारा भारत एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप के भी मुख्यतः दक्षिणी पार्ट में स्थित है। एशिया महाद्वीप के भी दक्षिणी पार्ट में स्थित है। अब अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ है, तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और यदि देशांतर की दृष्टि से पूछा जाता है तो इस रेखा के इधर है, यानी कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। फिर एक और कई बार आता है ऑप्शन में कि भारत अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से कहाँ है, तो अगर दोनों ही दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारत का नाम क्या है और कैसे भारत का नामकरण हुआ। तो यदि मैं आपको प्राचीन काल में ले जाता हूं तो एक कुरु जनपद था, वहां दुष्यंत नाम का राजा हुआ और उसके बेटे का नाम भरत था, और भरत नाम के राजा के नाम पे हमने इसका नाम जो रख दिया वो आपके पहला नाम क्या रख दिया, भारत रख दिया। आओ जी आगे। यदि हम बात करें तो ये आर्य का निवास स्थान रहा है। आर्य ने लंबे समय तक यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो आर्यों के निवास स्थान के रूप में हम इसे आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहते हैं। यदि जम्बूद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप को ही जम्बूद्वीप के नाम से बौद्ध और जैन ग्रंथों में, खासकर बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में एशिया महाद्वीप को जम्बूद्वीप, और भारत आपका जो है इस भारत को जम्बूद्वीप का दक्षिणी पार्ट माना गया है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत जो है जम्बूद्वीप का पार्ट है। इंडिया की बात करें तो इंडिया शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले कौन थे, कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो ये बेटा यूनानी लोगों ने दिया है। यूनानी, जिन्हें हम ऑप्शन में ग्रीक भी कह सकते हैं। इन ग्रीक लोगों ने हमारी एक नदी थी सिंधु नदी, उस सिंधु नदी को कहा कि इस नदी का नाम है इंडस नदी, और इंडस नदी के तट पे जो देश बसा हुआ है उस देश को ही इन लोगों ने कहा कि ये क्या है, तो इंडिया है। बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए सबसे पहले करने वाले कौन थे, तो फारसी लोग, यानी कि पर्सिया के लोग। पर्सिया के लोग थे, और पर्सिया को आज क्या कहते हैं आप, तो ईरान कहते हैं। इन पर्सिया के लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि ये सह शब्द जो है ना, इस सह शब्द का उच्चारण है शब्द के रूप में करते थे। इस कारण इन पर्सिया के लोगों ने हमारी सिंधु नदी जो थी
इस सिंधु नदी का नाम क्या रखा? तो इन्होंने सिंधु नदी को कहा हिंदू नदी। और इस हिंदू नदी के तट पर जो देश बसा हुआ था उसी को इन्होंने कहा कि ये कौन सा देश है? तो हिंदुस्तान है। तो भारत को हिंदुस्तान कहने वाले लोग जो हैं आपके पर्सिया यानी कि ईरान के लोग थे, और इन्होंने ये नाम हमारी सिंधु नदी के नाम पे दिया है। बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, महाद्वीप आप जानती हैं कोई विशाल भाट स्थल भाग का जो कि चारों ओर पानी से और प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ होता है, वो महाद्वीप कहलाता है। लेकिन उपमहाद्वीप जो तीनों ओर प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ हो यानी कि महाद्वीपों की कुछ विशेषताएं रखता है। तो भारत और इसके पड़ोसी देशों की एक निश्चित प्राकृतिक सीमाएं हैं, इस कारण कई सारे भूगोलवेत्ता इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कभी कि भारतीय उपमहाद्वीप कहने वाले विद्वान कौन भूगोलवेत्ता हैं, तो याद करना बेटा, डॉक्टर क्रेसी ने भारत और पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा है। एक प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो भारत तो है, और भारत के अलावा इसमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के अलावा इसमें नेपाल भी है। नेपाल के अलावा इसमें भूटान और एक देश आपका बांग्लादेश। मुख्यतः ये देश इसमें शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ऑप्शन में ये हैं, तो ये आपके बिल्कुल आंसर में है। लेकिन अगर वो इसके आसपास के द्वीपों को भी मिला के कहता है भारतीय उपमहाद्वीप, तो द्वीपों में जब जाओगे तो श्रीलंका और मालदीव को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन मुख्य भूमि तो भारतीय उपमहाद्वीप की ये वाली ही रहेगी जिसमें आपके ये देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। लेकिन प्रत्येक महाद्वीप या उपमहाद्वीप के पास आसपास छोटे द्वीप भी होते हैं, उनको भी अगर मैं शामिल करूं तो फिर श्रीलंका और मालदीव भी इसका पार्ट बन सकते हैं। लेकिन ये कई बार एग्जाम में ऑप्शन पे निर्भर करता है। जैसे कि एक बार एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? 3 देशों के नाम यहाँ से दिए हुए थे और चौथा देश उसमें श्रीलंका था। अब इस हिसाब से आंसर निकालोगे तो श्रीलंका आपका आंसर होगा। लेकिन कई बार अगर ऐसा भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, 2 यहाँ से, एक श्रीलंका और साथ में अगर म्यांमार या अफगानिस्तान दिया हो तो फिर वो आपका आंसर होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये नामकरण का काम आपके पूरा हो जाना चाहिए कि भरत नाम के राजा के नाम पे तो हमने भारत कहा, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहा, बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप का पार्ट माना गया है, यूनानी और ग्रीक लोगों ने इसे इंडिया कहा है इंडस नदी के नाम पे, पर्सिया अर्थात ईरान के लोगों ने सिंधु नदी के नाम पे इसको हिंदुस्तान कहा, और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। इतना याद होने के बाद फिर प्रश्न आता है कि गुरुजी इतने नाम आपने भारत के बता दिए, तो हम भारत को पुकारें किस नाम से, किस नाम से संबोधित करें इसको? ये तो नाम तो बहुत सारे हो गए। तो फिर इस चीज को ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा भारत के संविधान में कि संविधान क्या कहता है। तो संविधान में भी जाओगे तो संविधान का अनुच्छेद नंबर जो आपके है 1, अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि स्टेट ऑफ यूनियन होगा, फेडरेशन नहीं, स्टेट ऑफ यूनियन होगा। तो अब यहां से प्रश्न पूछे कि संविधान में भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया है, तो अनुच्छेद फर्स्ट में ही आपके दिए हुए हैं कि संविधान में आपको भारत के केवल 2 ही नाम मिलेंगे, या तो हम इसे भारत कहेंगे या इंडिया कहेंगे। तो कितने नामों से संबोधित किया गया है, तो आंसर हमारा 2 आएगा। और ये बात हमें कहाँ से पता लग रही है, तो आपको फिर ये अनुच्छेद याद करना है कि भारत का नाम जो है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया होगा। तो ये भी कई बार आ जाता है कि किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो 1 में कितने नाम भारत के दिए हुए हैं, तो 2 नाम भारत के आपको दिए हुए हैं, दोनों आपको याद करने हैं।
ये सारी बातें बेटा भारत के नामकरण में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या है, इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, वो सारे की सारे आपको याद होने चाहिए। तो ये रहा आपका मैप। अब हम बात करें भारत के अक्षांश की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये तो आपको पता लग ही गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत का अक्षांश शुरू भी उत्तरी अक्षांश से होगा और खत्म भी उत्तरी अक्षांश पे होगा। विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री से आप ऊपर की ओर जाओगे तो अक्षांश का मान क्रम से बढ़ता चले जाएगा। आपके भारत का अक्षांश कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से हम शुरू मान लेते हैं, और यहाँ कितना है, ये 8 डिग्री और 4 मिनट, 60 मिनट पे जाके 1 डिग्री बन जाता है, ध्यान रखना। 8 डिग्री और 4 मिनट, लेकिन है कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश से तो शुरू होगा। और यहां से शुरू करके लद्दाख में आप चले जाओगे, और लद्दाख में जाओगे तो ये आपको कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 37 डिग्री और 6 मिनट, और ये भी कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश से। तो ये विस्तार तो हो गया भारत की मुख्य भूमि का। ज्यादातर ऑप्शन में यही आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है, तो 2 डिग्री और नीचे उतर जाना, क्योंकि ये जो आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आप यहां बना रहे हो, इसका नाम तो क्या है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है, इसी को ब्रिटिश काल में कैप कमोरिन भी कहा जाता था। ब्रिटिश काल में 3 समुद्रों के मिलन स्थल पे है, ये भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा शहर जो है 3 समुद्रों के, इधर से अरब सागर, नीचे से हिंद महासागर, इधर से मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी से में मिलन बिंदु पे है। पहले कैप कमोरिन, अब कन्याकुमारी, तमिलनाडु का पार्ट है। यहां से शुरू होकर आप ऊपर तक गए। लेकिन जब मैं संपूर्ण भारत की आपसे बात कर रहा हूं, तो संपूर्ण भारत में आपको कुछ और भी दिखेगा। ये जो आपके यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये पूरा की पूरा जो है एक द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, और इस द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, तो अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जो नीचे सबसे है आपके, सबसे नीचे यहाँ पे जो द्वीप है, उस द्वीप का नाम है बेटा ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार। हिंदी में बोलोगे तो बड़ा निकोबार, वैसे इसे ग्रेट निकोबार कहते हैं। ये ग्रेट निकोबार कन्याकुमारी से भी नीचे है, लगभग 2 डिग्री अक्षांश नीचे है। तो ग्रेट निकोबार का अक्षांश जो शुरू होगा ना बेटा, यहाँ पे ये जो आपके शुरू होगा, ये 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। तो जब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो अंडमान निकोबार भी भारत का पार्ट है। इस कारण भारत का अक्षांश अब शुरू होगा 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। फिर यहीं से अगला प्रश्न आएगा कि भारत का, क्योंकि ये दक्षिण में है, इससे भी तो दक्षिणतम बिंदु यानी कि नीचे सबसे नीचे कौन सा बिंदु हमारा आएगा, तो ग्रेट निकोबार में आएगा। और इस बिंदु का नाम क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो दक्षिणतम बिंदु जो बना हमारा यहाँ पे जो बनेगा वो है आपके इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं बेटा पिगमेलियन पॉइंट, और इस इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं बेटा पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये आपके भारत का हो गया बेटा बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु। 6 डिग्री और 45 मिनट ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार का पार्ट है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अक्षांश की दृष्टि से ये आपको क्लियर मामला समझ में आ जाना चाहिए। अंतिम में कोई दिक्कत नहीं है, 37 डिग्री 6 मुख्य भूमि, 8 डिग्री 4, लेकिन यहाँ जाओगे तो ये वाला पड़ेगा। अब बात करते हैं देशांतर की। तो भारत पश्चिम में कहाँ से शुरू होता है, कभी आपसे पूछा जाए तो पश्चिम में आप जाओगे तो भारत जो है आपके, गुजरात आपके सबसे पश्चिमी राज्य है।
भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कभी आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो गुजरात, ये वाला गुजरात है। दक्षिणतम राज्य कौन था, ये आपके तमिलनाडु था। और उत्तर में सबसे कौन है, तो आजकल केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लद्दाख, ये सबसे ऊपर है। और यदि आप सबसे पूर्वी राज्य की बात करोगे तो यहाँ आपके अरुणाचल प्रदेश जो है आपके सबसे पूर्वी पार्ट आपका पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये अंडमान निकोबार आप जान ही रहे होंगे। अब गुजरात में हमारा जो देशांतर है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। और ये देशांतर कितने मान का है कभी पूछा जाए आपसे, तो ये गुजरात का ये बिंदु जो कि कच्छ की रण में स्थित है, ये इसका विस्तार होता है 6 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से है। यहां से आप शुरू हो रहे हो, 6 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर कच्छ के रण में स्थित है। और यहाँ गुजरात से चल के अगर मैं पूर्व की ओर आता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश में इस जगह पे त्रिसंधि जहाँ बनती है भारत, चीन और म्यांमार की, वहाँ पे जो बिंदु है जहाँ तक आप जा रहे हो, इसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ तक आपको जाना है। शुरुआती देशांतर ये वाला रहेगा, अंतिम देशांतर 97 वाला रहेगा। शुरुआती अक्षांश, अंतिम अक्षांश, टोटल विस्तार कि अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ से कहाँ तक है, देशांतरीय दृष्टि से कहाँ से कहाँ तक है, सब तरीके से ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ से कई बार एक और प्रश्न आता है कि चारों दिशाओं में भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। तो नीचे वाले तो दोनों मैंने बताई दी है कि मुख्य भूमि में कन्याकुमारी जैसे कैप कमोरिन कहोगे, और दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में आपके है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी आपने कहा है। लेकिन अगर मैं चले जाऊं उत्तर में कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो देखो नीचे भी इंदिरा है और ऊपर भी इंदिरा है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है ना उसका नाम भी इंदिरा के नाम पे ही है, इंदिरा कॉल। नीचे है इंदिरा पॉइंट और ऊपर है इंदिरा कॉल। अब बात करते हैं कि इधर कौन है आपके, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में होगा। और गुजरात में भी कहाँ है, तो ये कच्छ का रण जिसे सर्करिक क्षेत्र कहते हैं, यहां आपके रहेगा गुहार मोती, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। कहाँ स्थित है ये, तो कच्छ के रण में एक क्षेत्र है जिसका नाम है सर्करिक क्षेत्र है। कच्छ का रण में सर्करिक क्षेत्र, वहां ये आपके मिलेगा गुहार मोती। सबसे पूर्व में अगर मैं जाता हूं तो अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में इस जगह का नाम है कीपीथू, ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। तो कई बार बिंदुओं की जब बात आएगी तो ये चारों बिंदु आपको याद रखने हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी, ऊपर इंदिरा कॉल, इधर आपके गुहर माता, इधर आपके किपितू, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसके क्या नाम है, ये बात भी आपको क्लियर पता होनी चाहिए। यहां से ही, इस मैप से ही मैं 2 क्वेश्चंस आपके और हल करवा सकता हूं कि अगर हम इंदिरा कॉल से चलना शुरू करें और इंदिरा कॉल से चलते चलते मैं आपको कन्याकुमारी तक लेके आ जाता हूँ, ये वाली बात, यहाँ से चल के इस तरीके से हम आ जाते हैं, तो ये भारत की उत्तर से दक्षिण हो जाती है लंबाई। और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये है बेटा आपके 3214 किलोमीटर, ये तो लंबाई हो गई उत्तर से दक्षिण। प्रश्न आ जाए कि हमारा भारत पूर्व से पश्चिम कितना चौड़ा है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि कितना चौड़ा है, तो फिर बेटा आप किफितू से चलोगे, और किफितू से चलते चलते आपको कहाँ तक जाना है, गुहार मोती तक जाना है। और यहाँ आपकी ये जो पूर्व पश्चिम चौड़ाई है ये 2933 किलोमीटर मिलेगी। तो उत्तर से दक्षिण लगभग 3214 के आसपास, और पूर्व पश्चिम आपकी 2933 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। तो ये तो हो गया भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, भारत के चारों अंतिम बिंदु, और भारत की लंबाई और चौड़ाई। भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय आप मान सकते हैं। एशिया महाद्वीप के लगभग दक्षिणी पार्ट में है। संपूर्ण संसार की जब हमने बात की तो हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपको मिले थे। अब यहाँ अगला प्रश्न हमारे सामने जो आएगा कि ये जो अक्षांश और देशांतर हैं, कि भारत कितने डिग्री अक्षांश में स्थित है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे।
भारत कितने डिग्री देशांतर में स्थित है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी देश की लोकेशन डिसाइड करेगी कि उस देश का सामरिक महत्व क्या होगा, क्या उसकी विश्व में वैल्यू होगी। तो ये चीज भी आपको इसी के साथ साथ समझनी है। अब यहाँ अगर हम चलना शुरू करें तो सबसे पहले बात करें कि भारत कितने अक्षांशों में फैला हुआ है। ये तो पढ़ लिया कि कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन टोटल अक्षांश कितने हैं। तो फिर हम क्या करें भाई, कितना विस्तार अक्षांश में है। तो जो आपका अंतिम अक्षांश था 37 डिग्री और 6 मिनट, यदि इसमें से मैं घटा दूं 8 डिग्री और 4 मिनट, तो भारत का कितने डिग्री अक्षांशों में विस्तार है ये आपके सामने आ जाएगा। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यदि यहाँ घटाते हैं तो 6 मिनट में से 4 मिनट गई तो मिनट तो रह गए मेरे पास 2, और यदि 37 में से 8 चले जाएं तो ये हो गया 29 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा भारत जो है कितने अक्षांश में फैला हुआ है, तो फिर आपका आंसर ये आएगा 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांशों के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यही प्रश्न अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ भारत कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो अंतिम देशांतर हमारे पास था 97 डिग्री और 25 मिनट। इसमें से घटाना था मुझे शुरुआती अक्षांश 68 डिग्री और 7 मिनट। अगर 25 में से 7 अगर जाए मेरे, तो ये बच जाते हैं मिनटों में, तो कितने 18 मिनट बच जाते हैं। और 97 में से अगर मैं 68 घटा देता हूं तो ये हमारे कितने आते हैं, तो ये आपके ये वाले आते हैं, लगभग समान कह सकते हैं। ये 29 डिग्री 2 मिनट के आसपास अक्षांशीय विस्तार है, और ये 29 डिग्री 18 मिनट के आसपास आपका देशांतरीय विस्तार है। तो यानी कि भारत लगभग समान अक्षांश और देशांतरीय विस्तार रखता है। अब कई बार तो ये पूरा पूरा ओरिजिनल रूप में आ जाता है, या फिर कई बार ऐसे आ सकता है कि भारत का लगभग अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार कितने अक्षांशों या देशांतरों में है। तो अगर वो पूर्णांक में उत्तर देता है तो 30 भी इसका आंसर वो डाल देता है ऑप्शन में। ओरिजिनल देगा तो ये हैं दोनों आपके, लेकिन लगभग में अगर आंसर वो देता है आपको तो 30 डिग्री अक्षांशों में लगभग हम कह सकते हैं कि भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से या देशांतरीय दृष्टि से फैला हुआ है। काफी लंबे चौड़े एरिया में विस्तार है भारत का। अब इस अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के प्रभाव क्या होंगे ये आपको समझने हैं। तो प्रभाव को समझने के लिए पहले आप ये करें कि एक मैप बनाया ग्लोब कि अक्षांश का प्रभाव क्या पड़ेगा अगर उसे देखना है। तो ये आपका मैंने बना लिया बेटा ग्लोब। आपको पता है कि ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा जा रही थी उस रेखा को मैंने कहा था कि ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दोनों ही गोलार्धों में कुछ रेखाएं और महत्वपूर्ण हैं, अगर उनको भी मैं यहाँ बना दूं तो 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा आपके है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। ये 23.5 डिग्री जो है आपके साउथ है, और ये 23.5 आपके नॉर्थ है आपके। इसी प्रकार एक रेखा और मैं आपके कह सकता हूँ कि 66.5 पे जाती है नॉर्थ में, और एक रेखा बिल्कुल ऊपर जाके कितने पे बन जाती है 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। नीचे आते हैं तो फिर 23.5 के बाद एक और रेखा आपको बना देनी है 66.5 पे, ये हो जाएगी आपकी साउथ, और फिर यहाँ जाके आपके 90 डिग्री, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। यहां अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना सूर्य की स्थिति के अनुसार किस स्थान पे कितना ताप वगैरह होगा उसकी स्थिति को निर्धारित करती हैं। 0 डिग्री वाली रेखा को तो आपने विषुवत रेखा कहा ही है, इसको आप जान ही रहे हैं। ये वाली हमारी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। ऊपर वाला जो है ना ये कहलाता आर्कटिक है, आर्कटिक व्रत, और ये कहलाता है अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल हो ही गए हैं। संपूर्ण संसार को तापमान के आधार पर यूनानी विद्वानों ने सबसे पहले ताप कटिबंधों में विभाजित किया था, और ताप कटिबंधों में विभाजित किया तो ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो ये पार्ट था ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये एक ऐसा स्थान है जहां पूरे साल सूर्य लंबवत आता जाता रहता है, सूर्य की स्थिति लंबवत रहती है। तो इस क्षेत्र को तो उन्होंने कहा कि ये वाला क्षेत्र जो है ना ये वाला ये है बेटा आपके उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध।
कर्क से लेके आर्कटिक यानी कि 23.5 से 66.5 वाला जो ये वाला पार्ट आपके है, इस वाले पार्ट में साल में कभी तो गर्मी का मौसम आएगा और कभी सर्दी का मौसम आएगा। ये वाला पार्ट जो है, कभी सर्दी होंगी कभी गर्मी होंगी, यानी कि सर्द गर्म दोनों रहते हैं। तो दोनों को मिला के एक साथ में लिख दूं तो इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला भी शीतोष्ण रहेगा और ये वाला भी शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। और उसके बाद में अगर और ऊपर चले जाता हूँ तो यहाँ सूर्य जो है बहुत तिरछा हो जाता है। तापमान पूरे साल कम रहता है, 66.5 से लेके उत्तरी ध्रुव तक या 66.5 से लेके दक्षिणी ध्रुव तक। ये वाला जो पार्ट है यहाँ आपके बहुत कम आपके सूर्य ताप मिलेगा, तो इसे कहते हैं हम शीत कटिबंध। तो ये वाला पार्ट भी आपके शीत कटिबंध हो जाएगा। तो तापमान के प्रभाव के आधार पर मैंने पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटा। अब कोई स्थान अक्षांशीय दृष्टि से यदि विषुवत रेखा के आसपास है तो आप कह सकते हैं कि वहां की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। लेकिन अगर कोई स्थान उच्च अक्षांशों में स्थित है या नीचे की साइड, तो हम कहेंगे कि वहां की जलवायु जो ठंडी होगी, शीतोष्ण हो सकती है और ऊपर जाने पे शीत हो सकती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अक्षांशीय प्रभाव जो है, किसी भी स्थान का अक्षांशीय स्थिति जो है, अक्षांशीय स्थिति किसी भी देश की किसी भी राज्य की, वो वहां की जलवायु को प्रभावित करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अक्षांशीय स्थिति उस देश की, उस राज्य जो भी आप दे रहे हो उसकी जलवायु को प्रभावित करेगी। अब यदि हम हमारे भारत की बात कर लें आपसे यहाँ, तो हमारा भारत जो है वो शुरू होता है बेटा, आपको पता है अभी मैं बता किया हूँ कि हमारा भारत यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और हमारा भारत जाता कहाँ तक है, तो यहाँ तक जाता है कितने, 33 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आता है। और भारत के लगभग बीचों बीच से होकर, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कई बार कि भारत के लगभग बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो फिर आप कहोगे गुरुजी कर्क रेखा गुजरती है। तो अब आपके एक बात समझ में आ गई कि अक्षांशीय दृष्टि से कर्क रेखा के नीचे वाला जो पार्ट है भारत का, वो तो कौन से कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा के नीचे यानी कि दक्षिणी भारत अक्षांशीय दृष्टि से उष्ण कटिबंध में है। और कर्क रेखा के ऊपर गंगा का मैदान और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है कर्क रेखा के ऊपर हैं, तो ये कौन से कटिबंध में चले जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध में चले जाएंगे। ये प्रभाव किसका आया, अक्षांश का प्रभाव आया। फिर आपको यही याद करना है कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य की लंबवत स्थिति पूरे साल जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो सूर्य लंबवत बेटा इस कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में घूमता रहता है। तो भारत का कोई स्थान यदि कर्क रेखा के नीचे है तो साल में कभी ना कभी सूर्य लंबवत जरूर आएगा। लेकिन अगर भारत का कोई स्थान कर्क रेखा के ऊपर है तो कर्क रेखा से जितना ज्यादा ऊपर होगा उतने ही ज्यादा सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, प्रश्न आएगा कि राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो श्रीगंगानगर में पड़ेंगी। यही प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछ ले कि भारत में सबसे तिरछी किरणें कहाँ होंगी, तो फिर लद्दाख में जाके होंगी। एशिया महाद्वीप में पूछेगा तो साइबेरियाई क्षेत्र में जाके पड़ेंगे। कहने का मतलब कोई स्थान कर्क रेखा से जितना ज्यादा ऊपर या मकर रेखा के जितना ज्यादा नीचे होता चले जाएगा, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चले जाएगा और सौर ताप की प्राप्ति घटती चली जाएगी और जलवायु क्रमशः ठंडी होती चली जाएगी। तो अक्षांशीय प्रभाव मेरे हिसाब से आपके पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं देशांतरीय प्रभाव की। तो देशांतरीय प्रभाव में क्या होता है कि देशांतर से हम ज्ञात करते हैं बेटा समय। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देशांतर से ज्ञात किया क्या जाएगा, तो समय ज्ञात किया जाएगा। कैसे ज्ञात किया जाएगा कि हमारे पृथ्वी पर समय का निर्धारण जो होता है वो किसके आधार पे होता है, तो किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति जो होती है उसके आधार पर समय का निर्धारण होता है। आप खुद सोच लो, घड़ी को मत देखो। आप कहते हो सुबह हो गई, इसका मतलब क्या, सूर्य के दर्शन हो गए। आप कहते हो दोपहर हो गई यानी कि सूर्य ऊपर आ चुका है। आपको शाम हो गई यानी कि सूर्य छिपने वाला है। तो समय का निर्धारण जो आपके यहाँ हो रहा है वो सूर्य की स्थिति से हो रहा है।
लेकिन सूर्य की स्थिति संपूर्ण पृथ्वी पर समान नहीं होती है, अलग जगह पे अलग अलग स्थिति में होगा। इस समय मैं यहां जब आपको पढ़ा रहा हूं तो दिन के 2 बज रहे हैं, लेकिन किसी स्थान पर रात के 2 भी बज रहे होंगे, सुबह के 6 भी बज रहे होंगे, रात के 9 भी बज रहे होंगे। यानी कि इसकी स्थिति से जो समय ज्ञात किया जाएगा वो हर स्थान का, हर देशांतर का अलग अलग होगा, और इस समय को हम कहते हैं स्थानीय समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयारी करने वाले बच्चे याद रखें कि प्रश्न डायरेक्ट भी कई बार आ जाता है कि स्थानीय समय का निर्धारण किससे किया जाता है? मानक देशांतर रेखा से, सूर्य की स्थिति से, ज्वार भाटा से, चंद्रमा की स्थिति से। तो सूर्य की स्थिति से किया जाता है, लेकिन ये प्रत्येक देशांतर पर अलग होगा। क्यों अलग होगा? कि हमारी पृथ्वी जो है, आप ध्यान से सुनना इस बात को, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा घूम जाती है, यानी कि एक बार गोल गोल पूरा घूम जाती है। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, अगर मैं एक बार घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाता हूं ऐसे ही, तो गणित के हिसाब से आप बताओ कि मैं कितने डिग्री घूम गया। और पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लेती है? तो 24 घंटे। और एक बार अगर राउंड आपने पूरा कर लिया है तो आप कितने डिग्री घूम जाते हो? तो बेटा आपको पता है 360 डिग्री घूम गए। अब इस प्रश्न को मैं आगे हल करूं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, इसीलिए एक घंटे में कितना घूमेगी? तो 360 डिग्री में मैं किसका भाग दे दूं? 24 का भाग दे दूं। और जब 360 में 24 का भाग देते हैं तो कितना कट के आ जाता है? 15 डिग्री आ जाता है। यानी कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। आगे अगर इसी प्रश्न को हल करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का लगता है। 1 घंटा बोले तो मैं यूं कह सकता हूं कि कितने मिनट का समय लगता है? तो 60 मिनट का समय लगता है। इसीलिए हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो इसे 60 में बेटा मैं भाग किसका दे दूंगा? 15 का दे दूंगा। ये आपके क्या निकल के आएगा? 4 मिनट। बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब जो देश जितने ज्यादा देशांतरों में फैला होगा उसको 4 से गुना कर दो, समय का अंतर आपके निकलता जाएगा। अगली बात क्या है कि हमारी पृथ्वी घूम तो रही है, ये बात आपने जान ली, लेकिन पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है ये भी तो पता होनी चाहिए। तो हमारी पृथ्वी जो है लट्टू की तरह आपके पश्चिम से पूर्व की साइड में, आप कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ध्यान से सुने इस बात को, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। और पृथ्वी के घूमने की दिशा अगर आपसे पूछे तो एक शब्द दे देता हूं, उसको याद कर लेना। हमारी पृथ्वी पप्पू दिशा में घूमती है। पप्पू दिशा में घूमती है यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और इस प्रकार घूमते हुए हमारी पृथ्वी पर शुरुआत में, हमारी संपूर्ण पृथ्वी की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होंगे? तो किसी भी जो देश या राज्य है उसके पूर्वी भाग में पहले होंगे और पश्चिमी भाग में बाद में होंगे। यानी कि पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं राजस्थान की बात करता हूं, तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सबसे पूर्वी जिले में होगा। तो सबसे पहले कहाँ उगने वाले हैं? ये धौलपुर में उगने वाले हैं, धौलपुर में है। लेकिन अगर प्रश्न है कि सबसे बाद में सूर्य के दर्शन कहाँ होंगे, तो जो सबसे पश्चिम में होगा, अर्थात कहाँ होंगे? तो जैसलमेर में होंगे। लेकिन यही प्रश्न अगर भारत के संदर्भ में आ जाए तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होगा वो किस राज्य में होगा? अरुणाचल में होगा। और सबसे बाद की बात कर ले तो फिर आप कहाँ जाओगे? गुजरात में जाओगे। ये वाला आपको याद रखना है। अब यहां आपने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान से सुने उस बात को, कि हमारा जो भारत है,
हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा भारत देशांतरीय दृष्टि से कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो आपने कहा था कि गुरुजी भारत का विस्तार जो है 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतरों के बीच में है। यानी कि भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच, सबसे पूर्वी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी यानी कि गुजरात, अगर कोई व्यक्ति किफितू से लेके आपके गुहार मोती तक जाता है तो कितने डिग्री अक्षांशों को पार करेगा, वो इतने डिग्री अक्षांश पार कर देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो आपके ये देशांतर मिलेंगे आपको, ये 29 देशांतर आपको मिलेंगे। अभी तो मैं बता के आया हूं कि 1 डिग्री पर ही समय का अंतर कितना आ जाता है, 4 मिनट का आ जाता है। अगर आप 1 डिग्री आगे बढ़ोगे तो अंतर 4 मिनट का आ गया। तो अब तो मुझे तो बढ़ना है इतने डिग्री, 29 डिग्री और 4 मिनट। तो इस 29 डिग्री और 4 मिनट को फिर मैं किससे गुणा कर दूं, तो समय का अंतर अगर मैं मोटा मोटा निकालता हूं, ध्यान से सुन लेना, तो इसको मैं लगभग 30 मान लेते हैं। तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर इंटू 4 समय का अंतर, तो हमारे भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग के समय में लगभग 120 मिनट का अंतर है। 120 मिनट बोले तो लगभग कितने घंटे हो गए बेटा, ये 2 घंटे के समय का अंतर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से, स्थानीय समय की बात कर रहा हूं, स्थानीय समय से 2 घंटे आगे होगा, और गुजरात का समय जो है वहां के समय से 2 घंटे आप कह सकते हैं कि क्या होगा, पीछे होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हमारे अरुणाचल प्रदेश जो है, इस अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 AM पर सूर्योदय हो चुका है, सूर्य के दर्शन हो चुके हैं, और आपसे पूछता है कि गुजरात में सूर्य के दर्शन कब होंगे, तो 2 घंटे बाद यानी कि 7 AM पर होंगे, 2 घंटे बाद में होगेगा। अगर यहाँ शाम को 5 बजे छुप चुका है सूर्य, तो यहाँ शाम को 7 बजे छिपेगा। स्थानीय समय का अंतर है, ध्यान रखना ये। तो स्थानीय समय में जो अंतर है वो किसके कारण आया है, देशांतर के कारण है। लगभग हमने कितना मान लिया, 2 घंटे। लेकिन अगर कोई कहे गुरुजी ये तो आपने लगभग में बता दिया, हमें तो पूरा ही बताओ कि पूरा कितना होगा, तो पूरा भी आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे निकालोगे कि पहले आप देखो 29 तो आपके पास क्या थी बेटा, डिग्री, इसको भी किससे गुणा कर दो, 4 से। और मिनट कितने थे आपके पास, 18, इसको भी कितना से कर दो, 4 से। बस ध्यान इतना रखना है कि डिग्री को जब आप 4 से गुणा करोगे तो समय का अंतर जो है मिनट में निकल के आएगा, और जब मिनट को आप 4 से गुणा करोगे तो समय का अंतर जो है वो सेकंड में निकल के आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना 29 × 4 और 18 × 4 और फिर इसको भी मिनट में मानते हुए इसमें जोड़ दोगे, तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे करें आप इसको हल कि अगर मैं 29 × 4 करता हूं तो 9 चौक 36, 36 का 6, और 4 दूनी 8 और 3 11, 116 मिनट, ठीक है। और यदि 18 × 4 करता हूं तो 18 दूना 36 और 36 दूना 72। अब लेकिन ये 72 क्या आई है बेटा, सेकंड आई है, मिनट नहीं आई है। अब इस 72 सेकंड क्योंकि 60 से ज्यादा हो गई तो इसे मैं मिनट में बदल लूं, तो 72 सेकंड का मतलब क्या हो गया बेटा, 72 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट और 12 सेकंड। बोलो समझ में आ गई बात। और इस समय को भी मैं इस समय में जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 117 मिनट 12 सेकंड। ओरिजिनल अंतर पूछे तो ये है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग के स्थानीय समय का ओरिजिनल अंतर अगर पूछा जाए तो ये है। लेकिन इतना कभी ये केवल समझने के लिए, वो लगभग 2 घंटे का अंतर मानता है, तो आपके याद हो जाएगा कि कितना आपके रहा है। यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आपके सबके क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं कि अक्षांश का प्रभाव तो क्या पड़ा, कि अक्षांश का प्रभाव ये पड़ा कि हमारे भारत में सूर्य जो है लंबवत यहाँ तक आ सकता है, इस रेखा तक आ सकता है। इस रेखा के नीचे, इस रेखा कौन सी है तो आप जानते होंगे, अब तो बताने की जरूरत मुझे है नहीं शायद। कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो भारत का जो भी स्थान इस कर्क रेखा के नीचे है वहां साल में सूर्य जरूर लंबवत आता होगा, कोई भी स्थान हो आपका।
सूर्य आ कहाँ से रहा है? विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा से ऊपर की ओर आ रहा है। तो कभी प्रश्न पूछे कि साल में भारत में सबसे पहले सूर्य लंबवत कहाँ आएगा, तो भाई सबसे पहले कौन पड़ेगा? 0 डिग्री से चलता हुआ सूर्य आ रहा है, तो 0 डिग्री से चलते हुए जब वो आगे बढ़ रहा है तो सबसे पहले उसके पास कौन सी डिग्री आएगी? हमारी 6 डिग्री और 45 मिनट। यानी कि संपूर्ण भारत में सबसे पहले सूर्य लंबवत इस स्थान पे आएगा, वो कौन है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट में आएगा। अब कई बार ये और प्रश्न आ जाता है कि हमारे जो, अगर मैं संपूर्ण संसार की बात करूं तो ये प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में, ध्यान से सुने। ये छोटा सा ग्लोब बना लिया मैंने, ये हमारी 0 डिग्री है और हमारा भारत कहाँ से शुरू हो रहा है? तो यहाँ से हो रहा है 6 डिग्री और 45 मिनट, नॉर्थ से शुरू होता है। तो प्रश्न ये आता है कई बार कि हमारे दक्षिणतम बिंदु की इस विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? ये दूरी पूछी गई है एक आध बार एग्जाम में, कि विषुवत रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पे था, उसकी दूरी कितनी है? तो याद कर ले बेटा, डायरेक्ट 876 किलोमीटर है। अगर इंदिरा पॉइंट से आप 876 किलोमीटर नीचे की साइड जाओगे तो विषुवत रेखा आ जाएगी। ये विषुवत रेखा से 876 ऊपर आओगे तो आपका इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। दूरी आपको याद रखनी है। ये कर्क रेखा वाला प्रभाव हो गया। अब लेकिन इस कर्क रेखा के ऊपर अगर हमारा कोई राज्य है, कर्क रेखा के ऊपर है, तो बेटा कर्क रेखा के ऊपर है तो जितना ऊपर होगा वहां सूर्य की किरणों का तिरछापन उतना ही ज्यादा होता चले जाएगा। इसके नीचे, कर्क रेखा के नीचे जलवायु कौन सी होगी? तो उष्णकटिबंध होगी। ऊपर कौन सी होगी? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आपके ऊपर की साइड होगी। ये प्रभाव तो हो गया बेटा आपके अक्षांशीय प्रभाव। मेरे हिसाब से ये बातें आपके सारी क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं देशांतर की। मैंने कहा आपसे कि देशांतर का प्रभाव समय पे पड़ेगा, और देशांतर की दृष्टि से हमारा भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। अब पूर्वी गोलार्ध में भी भारत कहाँ से शुरू होता है? तो भारत शुरू होता है बेटा यहाँ से 93 डिग्री और 25 मिनट से, और कहाँ जाके खत्म हो रहा है? 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे खत्म हो रहा है। तो कभी हमसे प्रश्न आए कि भारत में सबसे पूर्वी जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त की बात की जाए तो कहाँ हो रहा है बेटा? गुजरात में हो रहा है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय का अंतर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने घंटे का? 2 घंटे का है। अब भारत आपका बड़ा राज्य देश है, बड़ा होने के कारण समय का अंतर 2 घंटे बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी आ जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि भारत के लगभग बीच, देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, कि भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 और इधर 97, तो इसका बीच अगर निकाल लूँ मैं देशांतर की दृष्टि से, तो देशांतरीय दृष्टि दोनों के बीच के पार्ट को होकर मैंने एक रेखा खींची, और ये वाली रेखा ये गई। तो 68 7 और 97 25 का बीच अगर मैं निकालूं तो इसका बीच जो आएगा वो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर आएगा, ये आएगा। और इस रेखा को हमने मान ली भारत की मानक देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा। तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, जो भारत को देशांतरीय दृष्टि से लगभग 2 बराबर, क्षेत्रफल नहीं, ध्यान रखना कई बार आएगा निम्न में से सही कथन या गलत कथन है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। गलत है बिल्कुल, इधर ज्यादा है इधर कम है। लेकिन 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत को लगभग 2 बराबर देशांतरीय भागों में बांटती है, तब सही हमका आंसर होगा। ये रेखा है। इस रेखा के बारे में कहा जाता है कि ये रेखा जो हमारी है, यहाँ यूपी का एक शहर है, आप जानते होंगे, इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्जापुर। तो प्रश्न ये आता है कि मानक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज, या जैसे आपने कहा था इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये तो राजस्थान बोर्ड की 11वीं क्लास की प्रैक्टिकल की बुक में लिखा हुआ है, और यही हमारा आंसर भी होना चाहिए।
लेकिन बाकी अन्य स्रोतों में ये भी कहा गया है कि इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, कई बार तो इलाहाबाद ही मिल जाता है, कहाँ से गुजरती है तो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। कभी ऑप्शन में मिर्जापुर, कभी नैनी मिलेगा। आपके गुरुजी अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हो तो हम क्या करें, तो भैया मिर्जापुर के साथ जाना, क्योंकि 11वीं की बुक जो है ऑथेंटिक मानते हुए आप रेट लगा सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरती है। फिर अगला प्रश्न यहीं से स्कूल लेक्चर ज्योग्राफी 2016 मेरी खुद की एग्जाम में आया था कि ये मानक देशांतर रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो फिर आएगा आपका आंसर 5 से गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन से हैं, तो सबसे ऊपर तो जहां से शुरू हुई वो आपका यूपी हो ही गया। थोड़ा सा नीचे में आपको लेके आता हूँ तो आपके एमपी है। एमपी से नीचे अगर जाओगे तो छत्तीसगढ़ है। फिर ये रेखा पहुंच जाएगी आपके ओडिशा राज्य में, और ओडिशा राज्य से आगे चलते हुए रेखा आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो मानक देशांतर पर स्थित राज्य कौन कौन से, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। संख्या कितनी है, तो फिर आपको बताना कि 5 है। क्लियर है यहां तक की बात। कभी कभी थोड़ा सा घुमाने के लिए वो ये भी कह सकता है कि ऐसा कोई पड़ोसी देश है का जिसका मानक समय भारत के मानक समय के बराबर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, श्रीलंका का मानक समय और भारत का मानक समय बराबर है। श्रीलंका छोटा देश है, उसने भारत वाले समय को ही अपना समय मान लिया कि भाई मैं इससे ही काम चला लूंगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से हमारे समय में कितना अंतर है मानक समय में, तो 30 मिनट का अंतर है। पाकिस्तान का मानक समय हमसे 30 मिनट पीछे है। अगर हमारे यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 5:30 बजेंगे। हमारे यहाँ दोपहर के 12 हैं तो वहाँ 11:30 बज रहे होंगे, आधे घंटे का अंतर है। अगर हम बात करें, यानी कि माइनस कर सकता हूँ इसको मैं, अगर हम बात करें कि पड़ोसी देश नेपाल, तो नेपाल का समय हमसे 15 मिनट, बेटा 15 मिनट आगे है, प्लस में है। और यदि ये भूटान और ये बांग्लादेश की बात करें तो इनका समय भारत से भी लगभग 30 मिनट आगे है। पाकिस्तान का समय 30 मिनट पीछे, नेपाल का 15 मिनट आगे, भूटान और बांग्लादेश का 30 मिनट आगे, और श्रीलंका का मानक समय भारत के मानक समय के बराबर यानी कि एक समान है। बोलो ये मानक देशांतर रेखा आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। एक और प्रश्न यहाँ से आता है कई बार कि अब तक मैंने आपको 2 प्रकार के समय बता दिए। एक समय जो है वो आपका स्थानीय समय था, जो कि सूर्य की स्थिति से आपने निर्धारित किया, और ये प्रत्येक स्थान का अलग अलग होगा। यदि 2 देश या 2 गांव या 2 शहर एक ही देशांतर पर कहीं पर भी स्थित हैं, माने 15 डिग्री पर कोई है आपके देशांतर पर, पश्चिम या पूर्व जो भी आप माने, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन दोनों जो हैं, एक शहर उत्तरी गोलार्ध में यहाँ स्थित है, दूसरा शहर दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन देशांतर एक ही है, तो बेटा इनका स्थानीय समय तो यही रहेगा, एक ही देशांतर पे है। लेकिन मान लीजिए एक शहर 15 पे है और दूसरा 14 डिग्री पे है, तो फिर इनके समय में जो अंतर आ जाएगा वो कितने मिनट का आएगा, 4 मिनट का। तो प्रश्न ये कई बार आता है कि भारत का वो कौन सा स्थान है जिसका मानक समय और स्थानीय समय समान है। बाकी तो सबका स्थानीय समय अलग अलग रहेगा, मानक समय तो सबका बराबर है। तो वो आपके इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जो है आपके वो स्थान है जिसका वही तो स्थानीय समय है और वही आपके मानक समय है। अब आपकी घड़ी की मैं बात करूं कि आपकी घड़ी में इस समय अगर 2 बज रहे हैं तो ये कहाँ का समय बता रही है आपकी घड़ी, आपकी जगह का नहीं बता रही जहाँ आप बैठे हो। ये 2 बजे कहाँ है, तो ये 2 बजे कहाँ का समय बेटा, ये मिर्जापुर का समय है। अब एक और प्रश्न यहीं से कि हमारा मानक समय जिससे आपने कहा बेटा इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, और संपूर्ण विश्व का मानक समय जिस रेखा से निर्धारित किया जाता है वो ग्रीनविच रेखा है, जिसे GMT 0 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। हमारा समय IST जो है कहाँ से निर्धारित किया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जा रहा है। प्रश्न ये आएगा कि भारत का मानक समय
अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितना आगे या पीछे है, ये आपको बताना है। तो बेटा अगर मैं यहाँ आपसे ग्लोब की बात करूँ तो ये 0 डिग्री देशांतर, इधर जाओगे तो 180, इधर जाओगे तो भी 180, ये 180 और इधर भी आपके 180। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये आपके पश्चिमी गोलार्ध है। और ये जो रेखा है आपकी, इस रेखा से हमने समय निर्धारित किया GMT, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। अब कोई स्थान इस GMT के अगर पूर्व की साइड में है तो प्रति देशांतर समय प्लस होता चले जाएगा 4 मिनट। 2 आगे है, यानी कि कोई स्थान 1 डिग्री देशांतर पे तो 4 मिनट आगे हो गया, 2 पे तो 8 हो गया, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। और यदि कोई स्थान जो है इस 0 डिग्री के पश्चिम में है तो प्रति देशांतर 4 मिनट समय कम होता चले जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। विश्व के भूगोल में इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भारत के बारे में भी समझना आवश्यक है। तो क्लियर है। अब आप जान ही रहे होंगे कि हमारे भारत की मानक देशांतर रेखा हमने कहाँ से मानी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानी है। तो भैया अगर मैं चलना शुरू करूं GMT से भारत की ओर तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ाते चले जाना, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो यहां तक आते आते समय आपका बढ़कर कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। ये प्रश्न कई बार छोटा मोटी एग्जामों में हमेशा आता रहता है कि भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से है 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे पीछे, या 2 ऑप्शन और कुछ देगा। तो हम आगे हैं 5.5 घंटे। क्या मतलब हुआ कि यदि इस समय ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इस समय भारत में क्या हो रहा होगा, तो इस समय हमारे भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अगर प्रश्न ये आ जाए कि वर्तमान समय में भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो यहां क्या हो रहा होगा, तो ध्यान से सुन लें बात को। अगर ग्रीनविच का समय देकर भारत का समय पूछेगा तो 5.5 घंटे प्लस कर देना, यानी कि 12 यहां बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बढ़ेंगे। और यदि भारत का समय देके ग्रीनविच का समय पूछेगा तो 5.5 घंटे माइनस कर देना, यानी कि भारत में दोपहर के 12 हैं तो यहाँ क्या बज रहे होंगे, सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। मेरे हिसाब से अब ये देशांतर का प्रभाव आपके पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं छोड़े, सब कुछ आपकी ले ली है। एक और लास्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी भारत की मानक देशांतर रेखा है, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी आपसे दोनों रेखाओं की, तो भारत जो है इसके ये वाली तो आपकी कर्क रेखा हो गई और ये वाली आपकी मानक देशांतर रेखा हो गई। ऐसे ही गुजर रही हैं दोनों रेखाएं। कर्क रेखा की चर्चा अभी हम करेंगे, करी नहीं है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काटती हैं। तो कई बार एग्जाम में RS प्री में भी आया हुआ है ये प्रश्न कि भारत की मानक देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। बहुत बार आएगा ये प्रश्न आपके सामने। हालांकि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे काटते हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैकुंठपुर वो जगह है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कभी, है ना। आपको केवल राज्य याद करना, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। बाकी सारे प्रश्न हमने इसके ऊपर हल कर लिए हैं। अब आगे हमारा अगला पॉइंट आता है बेटा की कर्क रेखा। बता चुका हूँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। प्रश्न ये आएगा कि ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर बेटा आपके आएगा 8 राज्यों से है। फिर अगला प्रश्न उसका होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है या किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भैया फिर ये 8 राज्यों के हमें नाम पता होने चाहिए कि ये राज्य कौन से हैं। तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि गमछा झाड़ मित्र पर, ये वो 8 राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा गुजरेगी। देख लेते हैं एक बार कि यहाँ में आपसे सबसे पहला राज्य जो आपके है वो तो है गुजरात, यहाँ से गुजरेगी। एक राज्य का नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश से गुजरेगी। एक आपके कौन है तो छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पूरे झाड़ से मैंने एक ही राज्य बनाए हैं, झारखंड से भी गुजरती है। मी से हमारा जो राज्य जहाँ से गुजर रही है मिजोरम, ये है हमारा त्रिपुरा। यहाँ आपके एक और राज्य है पश्चिमी बंगाल। और ये जो राज्य है हमारा खुद का राजस्थान। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अब प्रश्न जब आता है कि निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो सिंपल सी बात है कि कोई आसपास का राज्य देगा। और आसपास के राज्यों में हमेशा ऑप्शन में जितनी भी बार मैंने ये प्रश्न देखा है, या तो उसने मणिपुर को दिया है या ओडिशा को दिया है, आसपास के राज्य देता है। तो ये 8 राज्य से गुजरती है। फिर 2 प्रश्न और यहां से याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा लंबाई जो है ना वो है आपकी मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछ लिया है कि न्यूनतम कहाँ है, न्यूनतम लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और राजस्थान की तो आपको याद भी होगी मेरे हिसाब से, लगभग 26 किलोमीटर। राजस्थान में कहाँ से जाती है? तो राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा। छूती किस जिले को है? डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजर जाती है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब आता है? तो आप सबको पता है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 21 जून को सूर्य बांसवाड़ा में हमारे में लंबवत आपको दिखाई देगा। तो ये 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक की बातें? एक लास्ट और प्रश्न आएगा कि कर्क रेखा वाले जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों की राजधानियां होंगी। तो कई बार प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर कर्क रेखा पर या कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? क्या वो गांधीनगर है, क्या वो भोपाल है, क्या वो रायपुर है, क्या रांची है, क्या जयपुर है, क्या कोलकाता, या क्या आपके अगरतला और आइजोल है? कौन सा राज्य है, सॉरी शहर है? तो इसकी स्थिति अगर देखते हैं तो बिल्कुल 23.5 पर तो कोई नहीं है। लेकिन मैं बात करूं आपसे कि भाई हमारी कर्क रेखा का मान क्या था, तो ये जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा का मतलब है आपके 23 डिग्री और 30 मिनट पे होना चाहिए। तो कोई भी राजधानी शहर 23 डिग्री और 30 मिनट पे तो स्थित नहीं है। अब बात आती है कि निकटतम कौन है। तो निकटतम की बात करें तो ये जो आपके एमपी की राजधानी भोपाल है आपके, ये भोपाल आपके कितने पे है? 23 डिग्री और 25 मिनट पे है। यानी कि अंतर जो है मात्र कितने का है? तो 5 मिनट का अंतर है। बात करूं मैं झारखंड की रांची की, तो ये 23 डिग्री और 11 मिनट पे है। और 11 का मतलब हो गया कि अंतर लगभग कितने का है? तो 19 मिनट का अंतर है। गांधीनगर की बात करूं तो 23-13 पे है, इसका मतलब हो गया कि लगभग 17 मिनट का अंतर यहाँ है। आइजोल की बात करूं तो ये ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर है। और कितने ऊपर है? तो 6 मिनट। ये तो नीचे थी, ये ऊपर आ गई। अब आपके अगरतला की बात करें तो ये आपके लगभग आपके 30 यानी कि 20 मिनट ऊपर है। अब ये तो 22 और 21 तो ये तो वैसे भी हट जाएंगे। तो ये जो राजधानी शहर है ना, ये निकटतम राजधानी शहर है। अब लेकिन यहां भी बेटा ये ऑप्शन पे निर्भर करेगा। अगर ये चारों ही शहर ऑप्शन में उसने दिए हुए हैं तो मेरा आंसर 100% जो है ना निकल के क्या जाने वाला है? भोपाल जाने वाला है। ये कर्क रेखा की निकटतम राजधानी शहर कौन है? तो भोपाल है। लेकिन कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है? भोपाल ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर रांची है तो ये हो जाएगा, गांधीनगर है तो ये हो जाएगा, आइजोल है तो ये हो जाएगा। कोई एक अगर ये दिया हुआ है बाकी उसने दिए हुए नहीं है, तो जो होगा वो होगा। लेकिन ओरिजिनल स्थिति में इस कर्क रेखा के निकटतम अगर कोई शहर जाता है तो भोपाल जाता है। ये बात आपको याद रखनी थी। आओ जी, ये दोनों क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई जो है कहाँ है? आपके राजस्थान में है। अब कभी आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि कर्क रेखा और मानक देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन और है इनके ऊपर
कि भारत में कोई ऐसे राज्य भी हैं कि जिनसे मानक देशांतर रेखा भी गुजरती हो और कर्क रेखा भी गुजरती हो, दोनों ही रेखाएं गुजरती हो। तो ऐसे भारत के पास दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और उससे अलग होने वाला छत्तीसगढ़, जिनसे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है और जिनसे होकर मानक देशांतर रेखा भी गुजरती है। ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपका आंसर दो रहेगा। यहाँ तक की बातें आपके क्लियर हो गई हैं, तो भारत की स्थिति वाला पहला जो हमारा लेसन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। कल भारत के क्षेत्रफल और स्थल सीमा की हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी मित्रगणों को भी ऐप पर लेकर आएं, एक अच्छे लेवल की क्लास, साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ऐप पर है। और बहुत सारा मटेरियल, क्लास नोट्स वगैरह जो है आपको हाथ से लिखे हुए भी, टाइप किए हुए भी आपके ऐप पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम।